हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों, आज हम बिजनेस स्टडी के चैप्टर नंबर 3 को कंटिन्यू करेंगे और होप सो कि आज ये हमारा चैप्टर वाइंड अप भी हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बच्चों, हमने लास्ट क्लास के अंदर ये सब पढ़ा था। प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस किसे कहते हैं ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का क्या रोल होता है, फीचर्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज, इनके सबके फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और हमने सूटेबिलिटी भी पढ़ी थी। ठीक है बच्चों, तो ये सब हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर। आज जो बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं, चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का बदलाव। जैसे ही पब्लिक सेक्टर ने अपने रोल को बदला तो उसकी वजह से क्या क्या हुआ और अपने रोल को बदलने के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, इसको भी आज हम पढ़ेंगे। पब्लिक सेक्टर इन इंडिया वाज क्रिएटेड टू अचीव टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर है इंडिया में, उन्होंने दो तरीके के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया। पहला, टू स्पीड अप द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, यानी कि देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को स्पीड मिल सके, तेजी से आगे बढ़ सके, पहला रोल। दूसरा, टू अचीव अ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ अमंग पीपल, यानी कि लोगों के बीच में, हर तरीके के जो लोग हैं, हर तरीके के लोगों के बीच में इनकम और वेल्थ में जो डिस्ट्रीब्यूशन करे वो बराबरी का करे, भेदभाव ना रखे। The role and the importance of public sector change with time. Time to time वो अपने रोल को, पब्लिक सेक्टर अपने रोल को टाइम टू टाइम बदलती रही। Its role over a period of time can be summarized as following, यानी कि किन किन तरीकों से बदला उसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहला, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। चलो जी, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के वक्त की बात अगर हम करें, India suffer from acute shortage of heavy industries such as engineering, iron and steel, oil refineries, heavy machinery, etc. etc. यानी कि जो इंडिया के, जो हमारा देश जो है, भारत देश जो है, वो इन सब चीजों को जूझ रही थी, इन सब चीजों में जूझ रही थी, हैवी इंडस्ट्री में जूझ रही थी, जैसे कि इंजीनियरिंग में आयरन एंड स्टील, ऑयल रिफाइनरीज, हैवी मशीनरी, ये सब चीजों में सफर कर रही थी बिकॉज ऑफ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में इसमें पैसों की लागत की जरूरत होती है, पैसों मतलब लागत की जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, एंड लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड। प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट विलिंग टू एंटर दिस एरियाज, यानी कि जो निजी, जो प्राइवेट सेक्टर होते थे, निजी सेक्टर के लोग होते थे, जो मैं आपको एक बात बताऊं, हम जैसे इंडिविजुअली लोग हुआ करते थे, वो इतनी एबिलिटी उनके अंदर, इतनी क्षमता नहीं होती थी कि ये इन सब चीजों में एंटर हो सके। The duty of development of basic infrastructure was assigned to public sector, which it discharged quite efficiently, यानी कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर, गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर प्राइवेट सेक्टर वालों को थोड़ी सी कह सकते हैं कि सहूलियत दी कि हाँ भाई, तुम उस जगह पर जाओ और काम करो। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलपमेंट करना शुरू किया गया पब्लिक सेक्टर के द्वारा। अब ये भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया गया था, वो इसलिए भी दिया गया था कि प्राइवेट वाले लोग जो हैं, प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं, वो बढ़ चढ़ कर आए और काम पर ध्यान दें और काम करें, आगे बढ़े, इंडस्ट्री लगाएं। ठीक है, दूसरा है रीजनल बैलेंस। देखो जी, अर्लियर अगर मैं पहले की बात करूं तो मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट वाज लिमिटेड टू फ्यू एरियाज, यानी कि कई एरियाज के अंदर जो डेवलपमेंट नाम की चीज थी बहुत लिमिटेड थी। ठीक है, लाइक पोर्ट टाउन्स के अंदर, फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल एंड फॉर एक्सेलरेटिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ बैकवर्ड एरियाज, मेनी इंडस्ट्री वर सेट अप बाय पब्लिक सेक्टर इन दोस एरिया, यानी कि ऐसे एरियाज को आगे बढ़ाने के लिए
या ऐसे एरियाज में डेवलपमेंट करने के लिए लोग मतलब कि पब्लिक सेक्टर ने वहां पर इंडस्ट्री को ओपन किया ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिल सके और इकोनॉमिक यानी कि जो पिछड़े हुए एरियाज हैं वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर ने उन एरियाज में इंडस्ट्री सेटअप करी, इंडस्ट्रीज लगाई। तो ये है हमारा रीजनल बैलेंस जो पब्लिक सेक्टर ने ही किया, क्योंकि टाइम टू टाइम पब्लिक सेक्टर हर एक चीजों में अपना महत्व बढ़ाती गई। पहले के समय में इकोनॉमिक ऑफ स्केल इन सर्टेन इंडस्ट्री जैसे कि इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एक्सेट्रा, ये तीन ऐसी चीज है जिसके अंदर पैसे जो होते हैं, जो लागत होती है वो बहुत बड़ी मात्रा में लगती है। ह्यूज कैपिटल और लार्ज बेस चाहिए होता है किसी भी इकोनॉमिकली फंक्शन को करने के लिए। इन सब चीजों में जैसे कि इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाना, नेचुरल गैस का प्लांट लगाना, पेट्रोलियम का प्लांट लगाना, सच एरियाज वर टेकन अप बाय द पब्लिक सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर के लोग इन सब चीजों को विलिंग यानी कि पूरा नहीं कर सकते थे, इन मतलब ह्यूज कैपिटल को या लैंड को नहीं कर पाते थे, तो पब्लिक सेक्टर बढ़ चढ़कर आगे आई और पब्लिक सेक्टर ने ही इन सब चीजों का सेटअप भी लगाना शुरू किया। कंट्रोल ऑफ मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, देखो जी, these enterprises were also established to provide competition to private sector and to check their monopolies and restrictive trade practice। वो ये क्या कह रहा है कि पब्लिक सेक्टर के आने से जो कंपटीशन बना प्राइवेट सेक्टर के साथ, उससे मोनोपोली खत्म हुई। क्योंकि कई प्राइवेट सेक्टर जो थे, अगर वो अपने उस इंडस्ट्री को सेटअप कर भी लिया करते थे तो कोई और होता नहीं था, कंपटीशन तो होती नहीं थी। कंपटीशन ना होने की वजह से वो अपनी मर्जी से, अपनी मन मर्जी से रेट लगा दिया करते थे, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, क्योंकि उतना पैसा नहीं हुआ करता था और चीजें जो जरूरत की होती थी उसको वो लेना पड़ता था। तो उस मोनोपोली को मतलब पब्लिक सेक्टर वाले आगे आए और पब्लिक सेक्टर वालों ने सेटअप किया, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर वालों के साथ एक कंपटीशन बना, जिसकी वजह से मोनोपोली भी खत्म हुई। चलो, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। Public enterprises were also engaged in production of capital equipment which were earlier imported for other countries। चलो, पब्लिक इंटरप्राइजेस ने कैपिटल इक्विपमेंट को प्रोडक्शन करने के लिए अदर कंट्रीज से पहले इंपोर्ट किया करती थी। At the same time, public sector companies like STC and MMTC have played an important role in expanding export of the country। तो यही दो ऐसी कंपनियां थी जो एक्सपेंड करती थी एक्सपोर्ट के लिए, कंट्री की एक्सपोर्ट के लिए। Very important role were assigned to public sector, but its performance was far from satisfactory, which forced government to do rethinking on public enterprises। यानी कि जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करते थे पब्लिक सेक्टर वाले, बट जो उनकी परफॉर्मेंस होती थी वो सेटिस्फैक्टरी होती थी। सेटिस्फैक्टरी होने के बाद गवर्नमेंट के द्वारा एक फोर्स किया गया था कि दोबारा से सोचे पब्लिक इंटरप्राइजेस के लिए। पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स क्या होता है? इन द इंडस्ट्री पॉलिसी 1991 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस 4 मेजर रिफॉर्म्स इन पब्लिक सेक्टर। यानी कि पब्लिक सेक्टर के अंदर 4 मेजर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर। पहला क्या था? रिडक्शन इन नंबर्स ऑफ इंडस्ट्री रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के लिए नंबर्स ऑफ इंडस्ट्री जो है वो कम कर दें, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर के लोग आगे आए। सिंपल सी बात है। तो दिस नंबर्स इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 17 टू 8, 17 से 8 हो गई। एंड 2 3 इन ओनली 2001 तक आते आते सिर्फ 3 सेक्टर ऐसे रह गए जो पब्लिक सेक्टर के अंदर आते थे। जैसे कि अगर 3 इंडस्ट्री आते थे, एटॉमिक एनर्जी आर्म्स आती थी और रेलवे ट्रांसपोर्ट आता था। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU बोलते हैं जिसको। अंडर दिस गवर्नमेंट लेड डाउन परफॉर्मेंस टारगेट फॉर पब्लिक सेक्टर and gives greater autonomy to hold the management but held accountability for specific result। यानी कि इस गवर्नमेंट के अंदर कुछ ऐसे परफॉर्मेंस टारगेट करी गई थी पब्लिक सेक्टर के लिए जो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपॉर्चुनिटी देती थी मैनेजमेंट को या अकाउंटेबिलिटी करने के लिए स्पेसिफिक रिजल्ट पर, कि स्पेसिफिक रिजल्ट आ जाए।
तीसरा डिसइन्वेस्टमेंट, इक्विटी शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वर सोल्ड टू प्राइवेट सेक्टर, यानी कि आपने सुना होगा लेकिन आपने शायद नहीं भी सुना होगा क्योंकि आपके आने मतलब कि जो आप जब छोटे होंगे तो आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन हो सकता है कि बीच में आपने सुना हो कि कई पब्लिक सेक्टर के थे वो प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट हो गए। तो अब मैं अगर एग्जांपल दूं तो पहले जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो सारी गवर्नमेंट के हाथ में थी दिल्ली में, ठीक है। अब जाकर वो टीपीडीडीएल या बीएसईएस में कन्वर्ट हो गई है, यानी कि पब्लिक सेक्टर ने ज्यादातर पब्लिक सेक्टर की चीजें जो है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर कन्वर्ट हो गई है, या फिर हम इसको ये कहें कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक सेक्टर ने अपना डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया मार्केट के अंदर, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर वालों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले और देश के अंदर ग्रोथ ज्यादा हो सके। ठीक है बच्चों। Restructural या revival and revival. All public sector SIC units were referred to Board of Industry and Financially Reconstruction Unit, which were potential viable were restructured and which could not be revived were closed down by the board. यानी कि restructure और revival का मतलब all public sector SIC unit were referred of Board of Industry, यानी कि जितने भी Board of Industry इंडस्ट्रियल थे जो पहले पब्लिक सेक्टर के थे अब वो धीरे धीरे कम होकर प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। वो यही बात कह रहा है रिस्ट्रक्चर एंड रिवाइवल। मल्टीनेशनल कंपनी एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस, ये क्या होता है? मल्टीनेशनल कंपनी किसे कहते हैं? देखो बच्चों, आपको एमएनसी के बारे में बहुत बार सुना होगा, एमएनसी कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी यानी कि जिसका एक बिजनेस एक कंट्री से ज्यादा कंट्रियों में चल रहा हो। Multinational company may be defined of a company that a business operation in several country, यानी कि उनका बिजनेस जो है वो एक से ज्यादा कंट्री में अगर चल रहा हो या फैक्ट्री लगी हो या ब्रांच हो या ऑफिस हो किसी भी कंट्रीज के अंदर, किसी भी कंट्रीज में नहीं, सेवरल कंट्रीज के अंदर, तो इस तरीके की कंपनीज को एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी कहा जाता है। और ऐसी कंपनियों का एक ही हेडक्वार्टर होता है किसी एक कंट्री के अंदर, एक ही हेडक्वार्टर होता है, but it has its headquarter in one country in which it is incorporated, जहां से इनकॉर्पोरेट किया जाता है। मगर कंपनीज का जो बिजनेस होता है वो हर कंट्री में होता है, हेडक्वार्टर एक ही कंट्री में होता है। एग्जांपल के तौर में बात करें तो फिलिप्स और कोका कोला और भी बहुत सारी कंपनियां हैं एमएनसी की। अब फीचर्स की बात करें तो क्या क्या चीजें रिक्वायर होती हैं एमएनसी कंपनी को खोलने के लिए, तो सबसे पहला आता है ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में पैसों की जरूरत होती है, क्योंकि आपको बहुत सारी कंट्रियों में खोलना होता है तो पैसे की जरूरत तो पड़ेगी। एमएनसी पोजेस ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज एंड दे आर एबल टू रेज लॉट्स ऑफ फंड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, यानी कि बहुत तरीके से वो पैसे जुटा सकते हैं एमएनसी पर। इंटरनेशनल ऑपरेशन, ऑब्वियसली बात मैंने कही कि सेवरल कंट्रीज में होता है, तो ऑपरेशनल भी बहुत सारे कंट्रीज में होने की वजह से इंटरनेशनल ऑपरेशन बोला जाता है, यानी कि आम एमएनसीज हैज प्रोडक्शन या मार्केटिंग या अदर फैसिलिटी इन सेवरल कंट्रीज। सेंट्रलाइज कंट्रोल, एक ही जगह कंट्रोल होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया हेडक्वार्टर एक ही कंट्री में होता है, तो वही चीज बोल रहा है एमएनसी हैव हेडक्वार्टर्स इन देयर होम कंट्री, यानी कि उसकी ही होम कंट्री, यानी कि जहां से वो कंपनी स्टैब्लिश हुई थी, यानी कि सबसे पहला जहां पर यानी कि कहा जाए कि होम कंट्री उस बिजनेस की वो हेडक्वार्टर होती है, उस हेडक्वार्टर से ही सारे कंट्रोल होते हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। फॉरेन कोलैबोरेशन, use they enter into agreement relating to the sale of technology, production of goods, use of brand name with local firms in the host country, यानी कि host country में उस local firm को आप दूसरी कंट्रीज में लेकर जाते हैं, जिसको बोलते हैं फॉरेन कोलैबोरेशन। एडवांस टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली बात है एडवांस टेक्नोलॉजी तो होगी क्योंकि बहुत सारी कंट्रियों में जाते हैं, हर कंट्री में जाते हैं तो उधर की टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगता है, तो आप भी उसको अडॉप्ट कर लेते हो। प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोडक्ट में भी इनोवेशन मिलता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं MNC have highly sophisticated research and development department, they are engaged in developing new product, यानी कि MNC कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो ज्यादा से ज्यादा ध्यान देती है न्यू टेक्नोलॉजी पर और न्यू प्रोडक्ट्स पर और उनको न्यू तरीके से डिजाइन करना। तो सुपीरियर डिजाइन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग यानी कि प्रोडक्ट पुराने प्रोडक्ट के ऊपर एक सुपीरियर डिजाइन बनाती है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, एमएनसी कंपनी की जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। कैसे? अग्रेसिव होती है। अब वो भी मैं आपको बता दूं कैसे, क्योंकि जो ब्रांड होता है वो, या फिर मैं अगर आपसे ये बात कहूं कि एमएनसी कंपनीज वाले ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिके,
तो वो उन सब चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं, यानी कि जितने प्रोडक्ट अच्छे होंगे उतनी ही उनकी स्ट्रांग होगी मार्केटिंग। मार्केटिंग स्ट्रांग होने का मतलब क्या है कि कंज्यूमर में अपना एक इंपॉर्टेंस बना चुके होंगे। जब कंज्यूमर में अपना इंपॉर्टेंस बना दिया तो ऑब्वियस सी बात है उनको स्ट्रेटेजी स्ट्रांग रखनी पड़ेगी, तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी उनकी बहुत स्ट्रांग होती है। एडवर्टीजमेंट करते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, सेल्स प्रमोशन करते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में। ये होती है एमएनसी कंपनी की स्ट्रेटेजी, यानी कि सिंपल सी बात कहें तो एडवर्टीजमेंट में और सेल प्रमोशन पे ह्यूज यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में पैसा खर्च किया जाता है क्योंकि स्ट्रेटेजी उनकी स्ट्रांग होती है। ज्वाइंट वेंचर, when two or more independent firm together establish, यानी कि दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट फर्म, यानी कि जो पहले से ऑलरेडी फर्म्स हैं, अगर वो दो और तीन इंडिपेंडेंटली फर्म इकट्ठे होकर एक न्यू फर्म को इस्टेब्लिश करें, पुल करें, आगे बढ़ाएं और उसके साथ साथ कैपिटल इंट्रोड्यूस करें, टेक्नोलॉजी लेकर आए और एक्सपर्टाइज लेकर आए, ऐसी कंपनियों को ज्वाइंट वेंचर कहा जाता है। यानी कि those whose company who are in existing firm, जो पहले से ही फर्म्स चल रही हैं और इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं, वो सारी की सारी कंपनियां मिलकर अगर एक न्यू कंपनी को एग्जिस्ट करती है या इस्टेब्लिश करती है तो उसको ज्वाइंट वेंचर कहा जाता है। एग्जाम्पल में हीरो साइकिल ऑफ इंडिया, होंडा मोटर्स कंपनी जापान की जो ज्वाइंटली हो रखी है हीरो होंडा के साथ, सिमिलरली सुजुकी मोटर्स ऑफ जापान, मारुति ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम टुगेदर टू फॉर्म मारुति उद्योग। तो ये है हमारे कुछ एग्जांपल्स। फीचर्स की बात करी जाए तो कैपिटल बहुत बड़ी मात्रा में जरूरत होती है, तो जरूरत होने के साथ साथ जो है वो कैपिटल इज प्रोवाइडेड ज्वाइंटली बाय द गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर एंटरप्रेन्योर, यानी कि आप उस पैसों को ज्वाइंटली गवर्नमेंट के साथ भी और पब्लिक सेक्टर के प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के साथ मिलकर भी कर सकते हैं। मैनेजमेंट जो होती है वो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्रेन्योर्स की होती है और इसका मोटिव जो होता है वो सोशल यानी कि समाज के लिए और प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव भी होता है। और इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट इन्वेस्टर्स, यानी कि यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट इन्वेस्टर्स दोनों। बेनिफिट की बात करी जाए तो बेनिफिट तो बहुत आसान है ज्वाइंट वेंचर के। एक तो सबसे पहले ग्रेटर रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी, आपकी जो दो या दो से ज्यादा लोग जब फर्म्स मिल जाती हैं तो कैपेसिटी बढ़ जाती है कैपिटल लगाने की। तो इन ज्वाइंट वेंचर में द रिसोर्सेज एंड द कैपेसिटी ऑफ टू और मोर फर्म्स आर कंबाइंड व्हिच एनेबल्स इट इज ग्रो क्विकली एंड एफिशिएंटली। एसेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी, ऑब्वियस ही बात है दो या दो से ज्यादा मिलकर करेंगे तो टेक्नोलॉजी भी एडवांस लगाएंगे, सबका दिमाग मिल जाएगा, लग जाएगा। एसेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, यानी कि आप न्यू मार्केट को एसेस कर सकते हो और नेटवर्क को फैला सकते हो, यानी कि आप फॉरेन कंपनी के अंदर गेन एसेस टू द वास्ट इंडियन मार्केट बाय एंटरिंग इनटू अ जॉइंट वेंचर विद अ इंडियन कंपनी। इट कैन ऑल्सो एडवांटेज ऑफ द वेल एस्टेब्लिश्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ द लोकल फर्म्स, यानी कि लोकल फर्म्स को बहुत अच्छा बढ़ावा मिल सकता है। इनोवेशंस निकाले जाते हैं क्योंकि फॉरेन पार्टनर्स जो होते हैं ज्वाइंट वेंचर में वो न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू न्यू आइडियाज देते हैं इनोवेट करने के लिए प्रोडक्ट को और सर्विसेज को, तो उसका भी बहुत बड़ी मात्रा में एडवांटेज मिलता है ज्वाइंट वेंचर के अंदर। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की जो कॉस्ट होती है फर्म्स के मुताबिक देखा जाए तो आधी हो जाती है क्योंकि जो एक फर्म काम करेगी अब दो या दो से ज्यादा मिलकर काम कर रही है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन होती है वो लो कॉस्ट भी हो जाती है। और दूसरी अगर मैं बात करूं लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये भी है या यही है कि जो बनाने में जो लागत लगती है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप कैपिटल ज्यादा लगने लग जाती है, कैपिटल लग जाती है मतलब कैपिटल ज्यादा लगाने की वजह से आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लेबर रख सकते हो, एम्प्लॉयमेंट रख सकते हो, दूसरी न्यू न्यू टेक्नोलॉजी ला सकते हो। तो न्यू टेक्नोलॉजी लाने की वजह से जो प्रोडक्शन होती है वो उसकी जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, वेल नोन ब्रांड नेम, यानी कि ब्रांड नेम भी एक बन जाता है क्योंकि सबके सब उसी पे फिर पूरा ध्यान देते हैं। यानी कि व्हेन वन पार्टी हैज वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स या गुडविल द अदर पार्टीज गेट विल डेफिनेट बेनिफिट, यानी कि एक अगर किसी पार्टी का अच्छे से ब्रांड या गुडविल बन जाती है तो उसको दूसरों को भी उसका फायदा मिल जाता है। अब मैं बात करूंगा पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर एक फर्म खोलते हैं, उसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इट मींस एन एंटरप्राइजेस इन विच अ प्रोजेक्ट
और अ सर्विस इज फाइनेंस एंड ऑपरेटेड थ्रू अ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के द्वारा वो की जाती है, लेकिन वो जो पार्टनरशिप होती है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट इंटरप्राइजेस दोनों की होती है। फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो फैसिलिटी पार्टनरशिप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट, ये हम पढ़ चुके हैं। हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट होता है, यानी कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर ध्यान दिया जाता है। सुइटेबल फॉर बिग बिग प्रोजेक्ट, वो ये बात हो गई है कि कैपिटल इंटेंसिव और हैवी इंडस्ट्री उसमें हो लगी जाती है। पब्लिक वेलफेयर एग्जांपल की बात करें तो दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन एक एग्जांपल है पीपीपी का। ओके। शेयरिंग रेवेन्यू, रेवेन्यू शेयर होता है, रेवेन्यू शेयर बिटवीन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बीच में और प्राइवेट एंटरप्राइजेस के बीच में होता है, एग्रीड रेशियो के बीच में। तो ये हमारा चैप्टर 3 था जो कि आज वाइंड अप हो चुका है। प्राइवेट, पब्लिक और ग्लोबल इंटरप्राइजेस चैप्टर का नाम था। बच्चों ये चैप्टर हमारा पूरा वाइंड अप हो चुका है। अब चैप्टर 3 खत्म होने के साथ साथ हमारे 3 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि सबसे पहले हम फर्स्ट सेकंड थर्ड को अच्छे से रिवाइज करें। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है आप लोगों का, वो मैं सबसे पहले आप उस डाउट को क्लियर करूँ, तभी मैं अब आगे यानी कि चैप्टर नंबर 4 शुरू करूंगा। पहले मैं इन तीनों चैप्टरों के टेस्ट और रिवीजन आपके साथ कर लूं, उसके बाद अगर ऐसा लगेगा आपको भी और मुझे भी कि हाँ अब आपको 3 चैप्टर बहुत अच्छे से स्ट्रांगली हो चुके हैं, तो मैं आगे 4 चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं रिवीजन के साथ और आपके डाउट